दोस्तों नमस्कार। नीट यूजी 2024 में 23 लाख से अधिक परीक्षार्थी बैठे, परीक्षा में धांधली हुई, पर्चा लीक हुआ और अब इस एग्जाम के पूरी तरीके से कैंसिल होकर नए सिरे से एग्जाम होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। सारी तथ्यों से, सभी खबरों से आप वाकिफ हैं, लेकिन इस बीच आपके दिमाग में एक सवाल आता है। हर जगह आम चर्चा का विषय यह हो गया है, भारत में डॉक्टरी का भविष्य क्या होगा। मैं एम बलडोदी अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं और तथ्यात्मक संकलन के साथ, कुछ आंकड़ों के साथ आपसे रूबरू हो रहा हूं और आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में भारत में डॉक्टरी का भविष्य कैसा हो सकता है। दोस्तों, इस पर बात करते समय हमें कुछ तथ्यों को जान लेना बहुत ही आवश्यक है, कुछ बिंदुओं का परीक्षण कर लेना आवश्यक है, क्योंकि भारत में डॉक्टरी का भविष्य इन बिंदुओं पर टिका हुआ है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में डॉक्टर्स की कितनी आवश्यकता है। सबसे पहला सवाल यहां से यह बनता है, आबादी का आनुपातिक प्रतिशत हम जानते हैं 140 करोड़ से ऊपर भारतीय हम हैं। ये जो है इनके हिसाब से, आबादी के आनुपातिक प्रतिशत के हिसाब से कितने डॉक्टर्स जो हैं वो होने चाहिए या कितने डॉक्टर्स का होना जरूरी है। इसके बाद आप देखेंगे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है। हमारे यहाँ सीएचसी, पीएचसी से लेकर जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस की स्थिति क्या है। विशेषज्ञों की मांग तथा आपूर्ति, सामान्य एमबीबीएस डॉक्टर के बाद किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, जैसे वो गायनेकोलॉजिस्ट हो सकता है, कोई ऑन्कोलॉजिस्ट हो सकता है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट हो सकता है, किसी भी विशेष क्षेत्र में या विशिष्ट क्षेत्र में उनकी डिमांड क्या है और डिमांड के साथ साथ सप्लाई का गेम कैसे बना हुआ है, इन सब बिंदुओं पर बात करेंगे। आइए सिलसिलेवार चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपके सामने जो मैं स्लाइड ला रहा हूं, ये है भारत में डॉक्टरी का भविष्य 2.0, हेल्थ सेक्टर में डिमांड और हेल्थ सेक्टर में सप्लाई। बच्चों, हेल्थ सेक्टर में डिमांड और सप्लाई को जहां तक हम देखते हैं तो आपको यह देखने को मिलेगा, WHO का अपना एक रिकमेंडेशन है। WHO जो आप जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और WHO का अपना एक रिकमेंडेशन है कि एक डॉक्टर, कम से कम एक डॉक्टर 1000 लोगों पर होना चाहिए। मतलब भारत की पॉपुलेशन या जनसंख्या के हिसाब से हम बात करें तो काफी अच्छी संभावनाएं हमें दिखाई देती हैं। आप ये सब जानते हैं, नीट यूजी के थ्रू एमबीबीएस डॉक्टर्स आते हैं और नीट पीजी के बाद में स्पेशलिस्ट हमारे यहां आते हैं। अब इस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति वर्तमान में क्या है, इसकी सप्लाई कितनी हो पा रही है। तो एमबीबीएस सीट्स की हम बात करें, 2013-14 में ये 51,348 थी। तो मैं एक तरीके से ये कह सकता हूं कि पिछले 10 सालों में करीब करीब ये दुगुना हो गई है। 2022-23 में बच्चों आप देख सकते हैं 1,08,990 जो रिसेंट डेटा है, अभी एमबीबीएस की जो सीट्स हैं वो है 1,08,990। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें एमबीबीएस की जो सीट्स हैं गवर्नमेंट सीट्स, उनका आंकड़ा है करीब 55,000, 55K के आसपास इसमें गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स हैं। और अगर देखा जाए तो बाकी प्राइवेट मेडिकल सीट्स हैं। इसका मतलब सीधा सा हम ये कह सकते हैं 1 लाख के आसपास डॉक्टर्स जो हैं वो हर साल आने चाहिए। लेकिन डिग्री करके आने वालों की संख्या अगर मैं 70 से 80% भी काउंट करूं तो इसका मतलब प्रतिवर्ष 70 से 80,000 डॉक्टर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। उसके बाद पीजी सीट्स की हम बात करें तो पीजी सीट्स में आप ये देख सकते हैं 2013-14 में 31,185 पीजी सीट्स थी। अब ये पीजी सीट्स 2023-24 में बढ़कर 68,073 हो गई हैं। तो ये भी एक तरीके से आप देखेंगे तो दुगुने से ज्यादा हो गई हैं। इसका मतलब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में लास्ट 10 ईयर्स हैं, उन पिछले 10 सालों में हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में एक तरीके से बढ़ोतरी हुई है। नंबर ऑफ सीट्स काफी ज्यादा बढ़ी है, नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस भी बढ़ी हैं। बड़ी दुविधा यह है कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फिर भी कोरोना जैसे समय में चरमराया क्यों था। यह सवाल हमें जरूर इस बात की तरफ ले जाना चाहता है और हमारा ध्यान दिलाना चाहता है कि क्या डॉक्टर्स का भविष्य सुरक्षित है। तो आइए इस पे थोड़ा सा और बात करते हैं। पिछले 10 साल में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बढ़ोतरी हुई, लेकिन कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बिल्डिंग्स की कमी है, लेबोरेटरी, साइंटिफिक टेम्परामेंट और फैकल्टीज का टोटा है, फैकल्टीज की काफी कमी है। अब इन सीटों के बाद हम आगे चलते हैं। ये सीटें सप्लाई में है, डिमांड कितनी है। WHO कहता है 1000 लोगों पर कम से कम एक डॉक्टर होना चाहिए। आगे की स्लाइड आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सीधा सीधा सा 2 आंकड़ों पे मैं आपसे बात करूंगा और ये आंकड़े बहुत स्पष्टतया आपको इस बात से रूबरू करवा देंगे कि भारत की स्थिति हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसी है। तो देखिए, WHO की रिकमेंडेशन, जैसा मैं भी आपको कह रहा था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है प्रति 1000 एक डॉक्टर।
और इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ जो है उसकी एक रिपोर्ट है 2017 की, उसके अकॉर्डिंग ये देखा जाए तो देखिए इंडियन हेल्थ वर्कफोर्स क्राइसिस जो है वो मेंशन यहां किया गया है। और ये जो क्राइसिस है इसके अकॉर्डिंग लिखा गया है ऑन एवरेज ए गवर्नमेंट डॉक्टर अटेंड टू 11,082 पीपल मोर देन 10 टाइम्स देन व्हाट द WHO रिकमेंड। WHO जो रिकमेंड करता है उसके कंपैरेटिवली यहां जो है वो 10 गुना से भी ज्यादा क्राइसिस है, कमी है। मतलब भारत में 2017 की रिपोर्ट के अनुसार, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार अगर आप देखें तो प्रति 11,000 लोगों पर या 11,082 लोगों पर एक ही डॉक्टर था। अब 2017 के बाद ये पिछले में अगर देखूं 7 साल में क्या परिवर्तन आया होगा, मैं अगर ये कहूं कि 7 साल में ये आंकड़ा घटकर मतलब 11,082 की जगह ये घटकर अगर 5,000 भी हो गया है तो भी अभी आप ये कह सकते हैं काफी बड़ा गैप भारत के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बना हुआ है। ये देखकर आप खुश जरूर हो रहे होंगे, लेकिन एक चौंकाने वाला आंकड़ा अभी आपके सामने आएगा। ये जो है वो इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ का डेटा है और इसमें सिर्फ गवर्नमेंट डॉक्टर्स की बात की जा रही है। इसमें आपको जो मेंशन करके दिया जा रहा है वो है गवर्नमेंट डॉक्टर्स जो गवर्नमेंट के थ्रू आ रहे हैं या गवर्नमेंट की CHC PHC मेडिकल कॉलेजेज और अस्पतालों में काम कर रहे हैं। आप अगर अगला आंकड़ा देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे और ये भारत सरकार का आंकड़ा है। भारत सरकार जो पिछला अपना लोकसभा का सत्र था, मतलब 17वीं लोकसभा जो थी, उसमें स्वास्थ्य राज्य मंत्री जो पवार थी, श्रीमती पवार, उन्होंने एक डेटा और एक आंकड़ा रखा था। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं और इसी पे मैंने वीडियो किया था जिसका टाइटल था भारत में डॉक्टरी का भविष्य। इसीलिए आज इस वीडियो का टाइटल रखा गया है भारत में डॉक्टरी का भविष्य 2.0। इसमें देखिए इंडियन डॉक्टर्स पॉपुलेशन रेशियो इज 1:834। मतलब स्वास्थ्य राज्य मंत्री का कहना था कि भारत में 834 लोगों पर एक डॉक्टर है। इसके हिसाब से WHO की रिकमेंडेशन जो है उससे काफी आगे हम आ चुके हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं, ये जब बताया जाता है तो मिनिस्टर कहती हैं 13 लाख से अधिक डॉक्टर जो एलोपैथी के हैं वो रजिस्टर हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल मेडिकल कमीशन NMC देयर आर 13,08,009 एलोपैथिक डॉक्टर रजिस्टर्ड विद द स्टेट मेडिकल काउंसिल एंड द नेशनल मेडिकल काउंसिल NMC। जो स्टेट की मेडिकल काउंसिल और जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है उसके साथ 13 लाख से ज्यादा डॉक्टर रजिस्टर्ड हैं। अगर मैं भारत की पॉपुलेशन जो 140 करोड़ या 145 करोड़ हम मान रहे हैं इससे इसको डिवाइड कर दूं तो डेफिनेटली डेटा जो है वो सही आता है। आगे देखिए यहां जून 2022 में जो है पवार ने रिटर्न में ये रिप्लाई किया था और ये जो स्टोरी है वो दिसंबर 2023 में पब्लिश की गई। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया की एक ऑथेंटिक खबर है। आपको मैं ये बता दूं, ये जो रेशियो बता रहे हैं इस रेशियो में सीधा सीधा 13 लाख डॉक्टर, 13 लाख डॉक्टर्स तो जो है वो एलोपैथी के हैं और 5.65 लाख डॉक्टर्स आप कह सकते हैं आयुर्वेद के हैं, जिसमें आयुर्वेद डॉक्टर BAMS, BAHMS, यूनानी और सिद्धा चिकित्सा वाले सारे जो हैं उसमें काउंट किए जाते हैं या सारे उसमें सम्मिलित हैं। तो विरोधाभास जरूर है। अगर सिर्फ सरकारी डॉक्टर्स के हिसाब से हम देखें तब तो हम अभी 10 गुना क्राइसिस फेस कर रहे हैं और अगर हम टोटल रजिस्ट्रेशन के हिसाब से बात करें तो यहां आप ये कह दीजिए मिनिस्टर और जो गवर्नमेंट आंकड़ा रखती है नेशनल मेडिकल कमीशन का उसके हिसाब से हम सारे पैमाने और मापदंड पूरे कर चुके हैं। आइए आगे चलते हैं, कुछ राज्यों की स्थिति पे नजर डालते हैं। अगर आप देखेंगे 2017-18 में तो 2017-18 में MBBS की सीट्स जो हैं सबसे ज्यादा कर्नाटक राज्य में थी और कर्नाटक राज्य में अभी भी ये सबसे ज्यादा ही बनी हुई हैं। आप ये देखेंगे कर्नाटक में ये नंबर ऑफ जो सीट्स था स्टूडेंट्स ये 8,845 था। 8,845 मैं आपके सामने मेंशन कर रहा हूं, ये 2017-18 में था। 57 कॉलेजेस थे, ये अब 2023-24 में 11,695 हो गया है और कॉलेजेस का नंबर 70 हो गया है। अब सीधा सीधा सा आप एक हिसाब लगा सकते हैं इसमें, ये जो 11,695 सीटें हैं, कुछ इनटेक इंक्रीज भी मैं मान लूं, अगर मैं मानूं कि इस साल कर्नाटक में 12,000 सीटें हैं तो इनमें से 15% सीटें ऑल इंडिया कोटे की होती हैं, बाकी यहीं के स्टेट के लोग जो हैं वो इसमें जाते हैं। ठीक है, तो आप एक तरीके से देखें 15% सीटें इन सब में से आप निकाल सकते हैं जो ऑल इंडिया कोटा की है, बाकी यही स्टेट फुलफिल करता है। तो कौन से स्टेट्स में सीटों की संख्या ज्यादा है
कर्नाटक सबसे ज्यादा, उसके बाद तमिलनाडु और तेलंगाना। इसका मतलब मैं कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना की बात करूं तो एक तरीके से मुझे डोमिनेंसी यहां दिखाई देती है साउथ इंडिया की, ठीक है। और मेडिकल एजुकेशन डेफिनेटली नो डाउट मैं कह सकता हूं बहुत अच्छी है। उसके बाद नंबर ऑफ सीट्स में महाराष्ट्र काफी आगे है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में 50 कॉलेजेस थे, 7,270 सीटें थी, अब ये सीटें बढ़कर 10,745 हो गई हैं और कॉलेजेस की संख्या है 67। उत्तर प्रदेश में 6,349 सीटें थी, 47 कॉलेजेस थे, अब ये 9,705 हो गई है और 68 मेडिकल कॉलेजेस यहां हैं। तो एक तरीके से ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जो एमबीबीएस की सीटें होल्ड करते हैं। भारत में सबसे बड़ी दिक्कत यह है आबादी के आनुपातिक प्रतिशत के हिसाब से सीटें डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हैं। जिस राज्य को ज्यादा आवश्यकता है, जैसे बिहार जैसे राज्य अगर आप देखें, उनमें एमबीबीएस की सीटों की संख्या काफी कम है। और लास्ट में मैं वो आंकड़े भी आपसे डिस्कस करूंगा जिसमें आपको ये पता लगेगा कि गवर्नमेंट डॉक्टर्स आबादी के हिसाब से अगर स्टेट वाइज हम देखें तो कुछ राज्यों की स्थिति बहुत भयावह है। भारत में डॉक्टरी का भविष्य, नीट पीजी की सीट्स देख लीजिए, वो भी कर्नाटक में आपको सबसे ज्यादा मिलेंगी। 2017-18 में 3,956 थी और अब ये बढ़कर 6,402 रह गई हैं। आपको याद दिला दूं, इस बार नीट पीजी का एग्जाम भी जो है वो कैंसिल हो गया है, उसको पोस्टपोन कर दिया है एनटीए ने। इस बार के एग्जाम्स पर एक तरीके से ग्रहण सा लगा हुआ है। उसके बाद 6,043 सीटें आपको देखने को मिलेगी तमिलनाडु में, सबसे ज्यादा इधर ही है। उसके बाद महाराष्ट्र में आप देखेंगे 5,082 सीटें, उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे फिलहाल 4,169 सीटें और तेलंगाना में आप देखेंगे 3,525 सीटें। 2017 में ये सीटें इस प्रकार थी 3956, 3820, 2920, 2002 एंड 1782। तो टॉप स्टेट्स अगर यहां भी देखेंगे तो कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, यही स्टेट्स पीजी में भी टॉप कर रहे हैं। उसके बाद आप आगे के आंकड़ों पे नजर डालिए, ये एमबीबीएस की सीटें हो गई, ये पीजी की सीटें हो गई। इसके बाद के आंकड़े आपको चौंकाएंगे जरूर। भारत में डॉक्टरी का भविष्य, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की क्राइसिस की बात अगर हम करें तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो क्राइसिस है ये जरूर आपको चौंका देगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो क्राइसिस है ये क्राइसिस जरूर आपको चौंका देगा और ये इसलिए चौंका देगा, देखिए बिहार में गवर्नमेंट डॉक्टर, वो ही जो रिपोर्ट है उसी का हवाला लेते हुए मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये मैंने एक स्क्रीनशॉट मेंशन भी यहां किया है, जो इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ का डेटा था उसी के हिसाब से 28,391, बहुत डरावना है। बिहार जैसा स्टेट अपने आप में बीमारू राज्य क्यों कहा जाता है और उसको विशेष राज्य का दर्जा देने की आवश्यकता क्यों है, ये आंकड़ा देखे जाने के बाद शायद आप समझ पाएंगे। 28,391 जो है, आप ये कह सकते हैं ये पॉपुलेशन का वहां स्टेटस आपको देखने को मिल रहा है प्रति 1,000। इसके बाद दूसरा आप देखेंगे 18,518, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से है। ये मैंने वो सारे स्टेट्स लिए हैं जिनमें 10,000 से ऊपर का डेटा या ऊपर का आंकड़ा आपके सामने आ रहा है। तो ये हेल्थ क्राइसिस को शो करता है। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की ये जो क्राइसिस है, ये क्राइसिस बच्चों अपने आप में कोई नई नहीं है, बहुत लंबे समय से ये चला आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो हमें इस बात को जानने की, समझने की और इस बात पर गौर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये इतनी क्राइसिस क्यों। इसके बारे में अगर मैं थोड़ा सा अवलोकन करता हूं तो मैं ये पाता हूं कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये क्राइसिस WHO की जो रेटिंग है या WHO की जो रिकमेंडेशन है उसके अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये आंकड़ा हमारे सामने आता है। ठीक है, 1000 के मुकाबले 28,391, 1000 के मुकाबले 18,518। तो ये भारत के इन कुछ राज्यों की स्थिति है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं बहुत गुंजाइश, बहुत डिमांड है, भी क्राइसिस बहुत ज्यादा है। ठीक है, और सबसे लास्ट में आप देखिए प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, ये भी उन्हीं स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूं जो स्टेट्स एक तरीके से आगे हैं। इनमें प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं उनका रेशियो भी काफी गड़बड़ाया हुआ है। प्राइवेट एजुकेशन अगर आप देखेंगे मेडिकल में तो काफी हावी है। कर्नाटक में आप देखेंगे 57 कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस 39, टोटल माफी चाहूंगा टोटल कॉलेजेस 57 जिसमें प्राइवेट 39 और गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं वो सिर्फ कितने हैं आपके सामने हैं बच्चों, 18। ये 25 यहां तमिलनाडु में ऑलमोस्ट बैलेंस है, यहां भी महाराष्ट्र में भी बैलेंस हो आया है।
उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो टोटल 48 कॉलेजेस हैं और इसमें से अगर आप देखेंगे तो 31 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ये 17 हैं। ये तेलंगाना में 8 प्राइवेट कॉलेजेस एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस 19। तो कुछ स्टेट्स में स्पेसिफिकली प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का नंबर और संख्या जो है बढ़ गई है। अब इस पूरी जो पिक्चर थी आपके सामने मैंने आंकड़ों के साथ रखी, अगर इस पूरी पिक्चर को, भारत में डॉक्टरी का भविष्य, इस पूरी पिक्चर को मैं कंक्लूड करूं अपने 1 मिनट के वक्तव्य में, तो मैं सीधा सीधा ये कहूंगा, गवर्नमेंट के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से अगर बात की जाए, मेडिकल ऑफिसर्स की और गवर्नमेंट डॉक्टर्स की बात की जाए, तो इस फील्ड में, इस एरिया में अभी काफी गुंजाइश है, भविष्य उज्जवल है। आप अपना कैरियर बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर सकते हैं और इस फील्ड का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल एनएमसी के जो रजिस्टर्ड डेटा है उसके हिसाब से बात की जाए तो ये सैचुरेशन पर है। बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, जिसमें 13 लाख एलोपैथिक डॉक्टर, 13 लाख से ज्यादा एलोपैथिक डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन की बात की जा रही है और 5 लाख से ज्यादा आयुर्वेद के डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन की बात की जा रही है। लेकिन इसमें कितने एक्टिव हैं, कितने काम कर रहे हैं, कितने रिटायर्ड हैं, कितनों के क्लिनिक चल पा रहे हैं, कितनों के पास पेशेंट जा रहे हैं, ये सारे उनके एफर्ट्स पे ही डिपेंड करता है। और अगली काम की बात, किस फील्ड में कब सैचुरेशन आएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सैचुरेशन के बाद भी आपके एफर्ट सदैव याद किए जाते हैं, आपके एफर्ट सदैव आपका अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। इसी प्रकार के तथ्यात्मक संकलन के लिए मैं आपके साथ जुड़ने के लिए कमिटेड हूं। ऑथेंटिसिटी इज और प्रायोरिटी। मैं एमएम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। जुड़े रहिए, प्यार लुटाते रहिए, शेयर करते रहिए। आपका अपना चैनल एमएम बलडोदिया अभिव्यक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।